हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों ने अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों किया गया, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिसोर्सेज को हम लोग अगर एक सिंपल सेंटेंस में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग रिसोर्सेज को? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट्स है जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। नेचर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बोल दिया रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होता है। अब रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है रिसोर्सेज, क्यों जरूरी है? ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि ह्यूमन बिना रिसोर्सेज का तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। क्लियर। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अब रिसोर्सेज का जरूरी है, ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन सर्वाइव भी करे और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो, ऐसा कब पॉसिबल है? जब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो। क्लियर। मींस रिसोर्सेज का डेवलपमेंट एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है। क्लियर। मींस रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया? रिसोर्सेज का यूज किया, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला? क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हम लोग करेंगे उसको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट क्या निकला? पहले तो ह्यूमंस ने किस तरीके से यूज किया रिसोर्सेज का? इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया। मींस इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया। क्या रिजल्ट निकला? रिसोर्सेज का ह्यूमंस ने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया। मींस अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए, रिसोर्सेज हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज की जब इच्छा पड़ी वहां यूज कर दिया। मींस कहाँ सही जगह यूज करना था, कहाँ नहीं करना था, उसका ना ध्यान ना रखते हुए कहीं पे भी यूज किया। मींस अंधाधुन यूज करते गए। इनडिस्क्रिमिनेट मींस अंधाधुन यूज करना, आंख बंद करके यूज किया, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया रिसोर्सेज के साथ, कोई भेदभाव नहीं किया कि यहाँ यूज नहीं करना या यूज करना, ठीक है। मींस इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ। क्लियर। अब इसका भी क्या रिजल्ट निकला? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो गई? डिप्लीट हो गई। मींस रिसोर्सेज की कमी हो गई, रिसोर्सेज में क्या हो गई? गिरावट आ गई, ठीक है। डिप्लीशन मींस कमी आना। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन था वो कुछ हाथों में चला गया। मींस अगर हम बात करें तो किसी के पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, काफी सारी रिसोर्सेज है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी है, और एक और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसके पास कम रिसोर्सेज है या फिर बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। मींस हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट इज रिच एंड सेकंड इज पुअर। रिच कौन है? जिसके पास काफी सारे रिसोर्सेस है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस भरी है। और सेकंड कौन है? पुअर, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थी और नहीं है। क्लियर। थर्ड है, और ये जो डिविजन्स हुए हैं हमारी सोसाइटी में, ये हमारे ग्लोबल कंडीशन और ग्लोबल के लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। थर्ड है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए, ठीक है। किस टाइप से हुए? लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन,
environmental pollution and land degradation. लैंड डिग्रेडेशन क्लियर। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं हम लोग। रिसोर्सेज मींस फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब रिसोर्सेज का जरूरी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। अब ह्यूमंस ने क्या किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से क्या किया, यूज किया, ठीक है। अब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज हुआ तो रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कमी आई। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन जो था वो कुछ हाथों में चला गया। मींस बात करें कि जिसके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास वो रिच पर्सन, और जिसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं वो पुअर पर्सन है। मींस जिसके पास रिसोर्सेज है उसके पास काफी मात्रा में है, और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। मींस डिविजन्स हो गए हमारी सोसाइटी में। तो ग्लोबल, थर्ड वन इज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए, ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्लियर। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को रोकने के लिए, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए, ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए एंड सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एंड सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मींस ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए, मींस इकोलॉजिकल क्राइसिस को रोकने के लिए और ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए, प्लस सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस एंड सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इन दोनों को मेंटेन और बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल distributions of resources, distributions of resources, क्या करना पड़ेगा, equitable distributions of resources, resources का equitable distribution करना पड़ेगा, क्लियर। और resources का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, क्लियर। अगर हम लोग ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को नहीं रोक पाए और इसको भी मेंटेन नहीं कर पाए, किसको, ग्लोबल पीस और सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन नहीं कर पाए और क्राइसिस को भी नहीं रोक पाए, तो हमारी अर्थ बहुत ज्यादा डेंजर कंडीशन में जा सकती है, बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में जा सकती है, क्लियर। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये प्लानिंग करते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। अब इस प्लानिंग को क्या नाम दें, रिसोर्स के लिए कर रहे हैं तो रिसोर्स प्लानिंग, क्या नाम दे सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे हुई, कब हुई, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग पढ़ते हैं, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या हुई। रिसोर्स प्लानिंग रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुई, क्या हुई, अर्थ समिट। ये जो अर्थ समिट हुई थी ये पूरे ग्लोबल लेवल पे हुई थी, किस लेवल पे हुई थी, पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। अब रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है, एक सिटी है, ठीक है। कहाँ है ये, ब्राजील में। ब्राजील में एक रियो डी जेनेरियो एक सिटी है जहाँ पे अर्थ समिट की गई, किस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। और कब हुई है, 1992 में। कब हुई, 1992 में। इस अर्थ समिट को फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बोला गया। ये जो अर्थ समिट थी
ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। क्लियर। अब रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, अर्थ समिट हुई 1992 में, पूरे ग्लोबल लेवल पे हुई, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी ये। अब इसमें हुआ क्या, 100 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स बुलाए गए। कौन बुलाए गए, ग्लोबल लीडर्स बुलाए गए, ठीक है। यहाँ पर 100 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स मौजूद थे, या फिर ठीक है, कौन थे, 100 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स मौजूद थे। अब ये आए क्यों थे, क्यों बुलाए गए थे, ठीक है, फॉर डिस्कशन, फॉर डिस्कशन, फॉर डिस्कशन। क्लियर। अब डिस्कशन किस चीज का था, डिस्कशन किस चीज का था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 100 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स बुलाए गए, मौजूद थे। क्यों मौजूद थे, क्योंकि डिस्कशन के लिए किस चीज के ऊपर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डिस्कशन हुआ अर्थ समिट में, तो इसका क्या मतलब निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो एक डिक्लेरेशन पे साइन किया गया, लास्ट में एक डिक्लेरेशन पे क्या किया गया, साइन। उन डिक्लेरेशन में क्या थी, अलग अलग स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थी, किस चीज पे साइन किए गए, तो फर्स्ट थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। क्लियर। 100 कंट्रीज के ग्लोबल लीडर्स को बुलाए गए फॉर डिस्कशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर एक डिक्लेरेशन क्या किया गया, साइन किया गया। तो डिक्लेरेशन कौन कौन से थे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इस डिक्लेरेशन को नाम दिया गया या फिर एक एजेंडा बनाया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। क्या नाम दिया गया, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन टास्क क्या था, ठीक है, मेन टारगेट क्या था, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, उसका मेन टारगेट था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट in 21st century। मीन्स एजेंडा 21 का क्या टारगेट था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st century। अब इसमें एक और वर्ड आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, एजेंडा 21 का मेन मोटिव क्या था, मेन टास्क क्या था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st century। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, उससे पहले हम एजेंडा 21 को थोड़ा सा देख लेते हैं। एजेंडा 21 जो था वो पूरी लोकल या फिर पूरे एक साथ पूरे कंट्रीज में थ्रू आउट वर्क करना था, ठीक है, पूरे लोकल स्टेट में थ्रू आउट वर्क करना था। ये एजेंडा 21 का टास्क था। और क्या एम क्या था इसका, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st century। क्लियर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट should not take place without the damaging of the environment, and development in present should not compromise with the needs of future generation। means development तो हो लेकिन environment
को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, मीन्स इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर। और सेकंड क्या था कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना है, उनकी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्लियर। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। आज हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगले लेक्चर में रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, थैंक यू।